Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about for the preparation of assistant मैनेजर एंड फॉर द अकाउंटेंट। तो आपने अगर असिस्टेंट मैनेजर का देखा होगा सिलेबस, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाया था। तो उसमें क्या होता है, अकाउंट्स के इनकम टैक्स के क्वेश्चंस आते हैं, प्लस उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, इन सब के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और वहीं पर जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का आपका एक और वैकेंसी आई है जिसमें बच्चे पूछे थे कि मैम सिलेबस सेम है क्या। तो उसमें क्या होता है, आपके क्या किस चीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें प्रॉपर अकाउंट्स, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। उसमें आपका इनकम टैक्स भी है। इनकम टैक्स और अकाउंट्स आपको मैनेजर में भी पढ़ना है फॉर द असिस्टेंट मैनेजर। प्लस उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, वो सारी चीजें भी पढ़नी है। और जो अकाउंटेंट है उसमें ज्यादा आपको प्रैक्टिकल अकाउंट्स, जितनी भी अकाउंट्स है, जितना भी इनकम टैक्स है, ऑडिटिंग है, वो सारी चीजें पढ़नी है। तो मैं आपको आज इनकम टैक्स में आपको इनकम फ्रॉम सैलरीज की बारे में बताती हूँ। तो आपको पता है सैलरी क्या होता है। जब कोई एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप बनती है तो उसको एज अ रेम्युनरेशन दी जाती है सैलरी, ठीक है। जिसमें एक मॉनेटरी वैल्यू भी होती है और नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी वैल्यूज भी दी जाती है। उसको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि कैब फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये सारी चीजें। तो वो क्या हो जाते हैं, आपके नॉन मॉनेटरी वैल्यूज हो जाती है। कुछ होती है आपकी मॉनेटरी वैल्यू जिसमें आपको जिसमें आपकी सैलरी आती है, उसमें अलाउंसेस आ जाते हैं, ठीक है ना। जो भी रिसीव करता है एम्प्लॉय फ्रॉम अपने एम्प्लॉयर के, उसको हम सैलरी बोलते हैं। अब जैसे कि जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के या एमएलए हैं, इनको हम एम्प्लॉय नहीं ट्रीट करते हैं गवर्नमेंट का। देयरफॉर क्या होता है, इनको सैलरी एंड अलाउंस रिसीव बाय हिम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। इसलिए इनको जो पैसा रिसीव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो पार्लियामेंट में काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉय काम करने वाले हैं, उनकी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप नहीं है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अंडर सेक्शन 15, अब आपको ये पता होना चाहिए कि सैलरी का चार्जिंग सेक्शन होता है आपका सेक्शन 15, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि सैलरी का मतलब है जब एम्प्लॉय एम्प्लॉय की रिलेशनशिप बनती है, तो सैलरी जो आपकी जो कैलकुलेट होती है वो होती है प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। आपके प्रीवियस ईयर की कैलकुलेट की जाती है और आपके असेसमेंट ईयर में हम क्या करते हैं, देखते हैं कितनी आएगी। तो सैलरी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर टू द और अ फॉर्मर एम्प्लॉयर टू एन एसएससी इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट। तो इसमें हम कंसिडर करते हैं वो वाली सैलरी जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिली है प्रीवियस ईयर में, चाहे वो पे हुई है अभी या नहीं हुई है, हम उसका असेसमेंट करते हैं। अब जितना भी सैलरी पेड और अलाउंसेस टू हिम ऑन इन द प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर और अ फॉर्मर एम्प्लॉयर थ्रू नॉट ड्यू और बेनिफिट इट बिकम्स ड्यू टू हिम। तो वो सैलरी और वो सारे अलाउंसेस जो उसे प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयर के बिहाफ में या फिर जो उसका पुराना एम्प्लॉयर था मिले थे, ड्यू है या अभी नहीं हुए हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एरियल ऑफ सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर और बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर इफ नॉट चार्ज टू द ऑफ इनकम टैक्स फॉर एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर। क्या होता है, कुछ ऐसी एरियल्स होते हैं जो वो सारा पैसा भी आपको मिला नहीं होता है, वो वहां पर क्या कर लेते हैं, एक तरीके से इकट्ठा हो जाता है, आपको एक साथ लमसम मिलता है। तो वो भी अगर कोई ऐसा एरियल है जो आपका प्रीवियस नहीं मिला है, तो हम उसको भी इसमें चार्ज कर लेते हैं। तो अब क्या होता है, under this provision of this section, the amount of salary due in the year, amount of the advance salary received, and amount of arrears of the salary received during the year from the present or past are to be included in this head. तो इसमें arrears of the salary और अगर salary received in advance होता है तो वो हम सब सैलरी अकाउंट में ही क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। If any salary paid in advance is included in total income of any person from any previous year, it shall not be included again in the total income of the person which when the salary becomes due। अब मान लो उसे सैलरी कोई एडवांस में रिसीव हो गई, ठीक है, किसी प्रीवियस ईयर में, तो वो दोबारा उसे नेक्स्ट आने वाले किसी प्रीवियस नया जो ईयर आएगा उसमें उस सैलरी को इंक्लूड नहीं करेगा जब वो सैलरी असल में ड्यू होनी है, ठीक है। मतलब वो अमाउंट आपको पहले से ही मिल गई, काम आपने बाद में किया है, जब बाद में आप काम कर रहे हैं तो वो नहीं होगा कि आप उसकी दोबारा असेसमेंट कर दें। वो एक बार हो चुका तो हो गया, ठीक है। अब क्या है, एनी सैलरी बोनस कमीशन और रेम्युनरेशन ड्यू टू और रिसीव बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म फ्रॉम अ फर्म शैल नॉट बी रिगार्डेड एज सैलरी फ्रॉम द पर्पज ऑफ सेक्शन 15। देखो अगर किसी फर्म से आपको कोई बोनस सैलरी कमीशन मिला है, ठीक है, तो हम उसको एज अ सैलरी का पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे। अब आता है सैलरी का मतलब है एक ऐसी काइंड ऑफ आपको एज अ सर्वेंट या ऐसा पब्लिक प्राइवेट में मिलता है जो कि क्या है, every kind of remuneration of every kind of servant public or private or however highly or low
placed he may be is considered in the scope of term used under the Income Tax Act. It means for the purpose of income tax there is no distinction between wages of labor and salary of high official. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि सैलरीज हेड में सिर्फ जिनका हाई प्रोफाइल कंपनियां हैं उन्हीं का इंक्लूड होता है, चाहे छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, चाहे पब्लिक का एम्प्लॉय है या प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है, जो नॉर्मल सर्वेंट है, सबका एक ही तरीके से इनकम टैक्स के अंदर उनका असेसमेंट होगा, ठीक है ना। अगर कोई फॉरेन सैलरी एंड पेंशन है, सैलरी एंड पेंशन रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, तो वो भी सैलरी हेड के अंडर अंडर रिसीव होता है। रिलेशनशिप होनी चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की, तो हम उसको जो पेमेंट मिलती है उसको हम सैलरी हेड में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी बेसिक चीजें हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, आप इसको पीडीएफ को पढ़ लेना, ठीक है। हम मेन अब क्या करना है, जो इसमें मेन चीजें हैं मैं आपको वो चीजें बताती हूँ। ये हम अभी जब पूरा प्रॉपर इसके रूल्स करेंगे तब हम उसको पूरा वहीं पर पढ़ लेंगे। अब सैलरी में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। सैलरी सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 सैलरी इंक्लूड करता है वेजेस, एन्युटी of pension, any gratuity, any fees, commission, perquisites, profit in lieu of salary or in addition to any salary or wages, any advance of salary but not loan for purchasing a car, scooter or house, any payment received by employee in respect of any period leave not availed of by him, एम्प्लॉयर का अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, उसका वो भी इसी में इंक्लूड होता है। कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर के लिए किया है वो सारी चीजें आती हैं। तो सैलरी कैसे बनती है? बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस प्रक्यूजिट्स प्लस प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, तो आपकी ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाती है जब आप इन सबको ऐड करोगे। और जब आप लेस करोगे इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो सैलरी के अंदर आपको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 16 के अंदर। क्या क्या डिडक्शन है आपकी? तीन बेसिक डिडक्शन है, एक आती है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक आपका आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो ये आपकी इसको डिडक्ट करने के बाद टैक्सेबल सैलरी आ जाती है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी, सैलरी की क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स है? तो सैलरी आपको लीव सैलरी, कंपनसेशन फॉर रिट्रीचमेंट, फीस एंड कमीशन, बोनस, ये सारी चीजें आती है। अब हम अलाउंसेस की बात करते हैं कि जो आपको सैलरी में कुछ अलाउंसेस होते हैं जो फुली टैक्सेबल होते हैं, कुछ होते हैं जो पार्शली टैक्सेबल होते हैं, कुछ होते हैं जो फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो वो क्या चीजें होती हैं? आज बेसिकली मैं आपको बेसिक ओवरव्यू बताती हूँ, फिर कल हम इसका क्वेश्चन के थ्रू आपको डायरेक्ट बताऊंगी। तो अलाउंसेस क्या होते हैं? पेमेंट इन कैश मेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय मंथली अदर देन सैलरी इज कॉल्ड अलाउंसेस, ठीक है। आपको पता है एम्प्लॉय को हर महीने सैलरी पे करता है, सैलरी के अलावा जो वो चीजें उनको पेमेंट करता है कैश में, उनको हम अलाउंसेस बोलते हैं। ये क्या है? इट इज अ फिक्स सम ऑफ मनी पेड रेगुलरली इन एडिशन टू सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कनेक्टेड विद द सर्विस रेंडर्ड बाय एन एम्प्लॉय। ये सैलरी से हटके रेगुलरली ये पैसा पे किया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, जिससे कुछ उसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल हो सकती है, जो सर्विस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनकम टैक्स के अंदर तीन कैटेगरी बनी हुई है, एक टैक्सेबल अलाउंस, दूसरा तुम्हारा अलाउंस एग्जेम्प्टेड अप टू सम लिमिट, ठीक है। अप टू सम लिमिट आपका क्या होता है? कुछ एग्जेम्पशंस मिलती है, कुछ होती है जो आपकी फुली एग्जेम्प्टेड होती हैं। अब हम पढ़ेंगे वो टैक्सेबल अलाउंसेस जो आपकी क्या है? फुली चार्जेबल होती हैं। तो आपका सबसे पहले आता है डीएनएस अलाउंस। ये क्या है? ये टैक्सेबल है फुली। एडिशनल अगर आपको कोई डीए मिला है तो वो, ठीक है, डीएनएस पे मिला है। देयर इज अ वेरी कॉमन अलाउंस दीज डेज ऑन अकाउंट ऑफ हाई प्राइस, समटाइम एडिशनल डीए इज ऑल्सो गिवन। इट इज इंक्लूडेड इन द इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इज टैक्सेबल इन फुल, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी में इंक्लूडेड होता है, ये फुली टैक्सेबल होता है। समटाइम इट इज गिवन अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड समटाइम इट इज विदाउट इट। कई बार ये एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में गिवन होता है, कई बार ये बिना इसके गिवन होता है। When it is given under the terms of employment, it is included in salary for purpose of determining exemption of HRA, आपका प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी एंड फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस एंड इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। जब आपको मैं एचआरए की ट्रीटमेंट बताऊंगी, आपको प्रोविडेंट फंड का, ग्रेचुटी का, जब आपको रेंट फ्री हाउस की ये सारी एंट्रीज और रिटायरमेंट बेनिफिट की एंट्रीज करनी होती है, जब उनका ट्रीटमेंट करना होता है कि कितनी एग्जम्पशन मिली है, तब हम वो वाला डीए यूज करते हैं। हम उस पे ना हम बेसिक सैलरी बनाते हैं, तो उस बेसिक सैलरी में हम डीए इंक्लूड करते हैं अगर वो किसकी फॉर्म में है? वो अगर आपको इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिवन है, ठीक है। अगर वो आपको इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डीए लिख के देता है, तो हम जब एचआरए अपना प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी निकाल रहे होते हैं तब हम उस डीए को इंक्लूड करते हैं। सम टाइम डीए आपको डीएनएस पे के उसमें गिवन होता है, इट मीन्स दैट इज
बीन गिवन अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के बेसिस में नहीं गिवन होगा तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे इन सारी चीजों की एग्जाम्पशन लिमिट निकालने के लिए। तो डीएनएस अलाउंस आपका फुली टैक्सेबल है। नेक्स्ट आता है आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ये भी आपका फुली टैक्सेबल होता है। टिफिन अलाउंस, इट इज गिवन फॉर लंच एंड रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉयज, ठीक है। एम्प्लॉयज को रिफ्रेशमेंट या लंच के लिए जब दिया जाता है खाना, तो ये आपका मील अलाउंस या रिफ्रेशमेंट अलाउंस होता है जो कि आपका फुली टैक्सेबल, ठीक। नेक्स्ट देखो सर्वेंट अलाउंस, ये भी आपका फुली टैक्सेबल है इफ इट इज गिवन टू लो पेड एम्प्लॉय नॉट बीन टू अ ऑफिसर। अगर सर्वेंट अलाउंस मतलब कोई लो पे का जो आपके सर्वेंट है उनको पे किया जाता है, तब ये फुली एग्जेम्प्टेड, सॉरी फुली क्या होता है, टैक्सेबल होता है, ठीक है। अब वो कोई ऑफिसर नहीं है, ठीक है। अब आता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, इट इज जनरली गिवन टू द मेडिकल डॉक्टर हु इन गवर्नमेंट सर्विस एंड आर बैंड फ्रॉम डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस, इट इज कंपनसेट देम टू देम फॉर दिस बैन, इट इज फुली टैक्सेबल। ये है आपका उनके लिए जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर एम्प्लॉय होते हैं, ये उनके लिए होता है। नेक्स्ट आता है आपका हिल अलाउंस, ये है इट इज द एम्प्लॉय गिवन एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ हिली एरिया, ठीक है, जो हिली एरिया में काम करते हैं, अकाउंट ऑफ हाई कॉस्ट लिविंग इन हिली एरिया आर compared to plains, it is fully taxable if the place is located at less than 1000 मीटर height from sea level, ठीक है। तो ये है जो हिली एरिया में जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए टैक्स लगता है। वहीं पे बहुत सारे आपके वार्डन अलाउंस है जो कि आपका फुली टैक्सेबल है। डेप्यूटेशन अलाउंस है दैट इज फुली टैक्सेबल। ओवर टाइम अलाउंस दैट इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल। और कुछ ये अदर अलाउंस है जो मैं अभी आपको बताती हूँ जो कि आपके हैं क्या है, फुली टैक्सेबल है, जिसके अंदर बहुत सारे अलाउंसेस आते हैं लाइक फैमिली अलाउंस टू अ आर्म पर्सनल वाइल ऑन फील्ड विदाउट फैमिली, प्रोजेक्ट अलाउंस, मैरिज अलाउंस, रूरल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, डिनर अलाउंस, हेल्थ अलाउंस, हॉलीडे अलाउंस, स्पेशल क्वालिफिकेशन अलाउंस एक्सेट्रा आर टैक्सेबल अनलेस स्पेशली एग्जेम्प्टेड। अगर उनके लिए स्पेशली एग्जाम्पशन नहीं लिखी हुई है तो वो फुली टैक्सेबल है, ठीक है। ये हो गई आपकी क्या, जो एग्जाम्पशन जो आपके टैक्स फुली मतलब जो आपकी सैलरी में चीजें मिल रही हैं, अलाउंसेस मिल रहे हैं, फुली टैक्सेबल है। अब आते हैं वो टैक्स जो कि कुछ लिमिट तक आपके एग्जेम्प्टेड होते हैं। सबसे पहले उसमें आता है आपका हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। एन अलाउंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉय बाय हिज एम्प्लॉयर, ठीक है, टू मीट द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द पेमेंट ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्युपाइड बाय हिम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स टू सर्टेन एक्सटेंट। कई बार क्या होता है आपका एम्प्लॉय रेंट पे रह रहा है, ठीक है, तो जो रेंट पे खर्चा कर रहा है तो उस पे एम्प्लॉयर उसको क्या देता है, कुछ बेनिफिट मिलते हैं उसको टैक्स में, ठीक है, कुछ एग्जाम्पशंस मिल रही है। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है उसके एम्प्लॉयर के थ्रू, ठीक है। तो उसमें कुछ लिमिट तक आपको एग्जाम्पशन मिलती है। क्या वो एग्जाम्पशंस होती हैं, तो ये रूल 2A के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है कि इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगी, जो भी मिनिमम अमाउंट निकल के आएगी उतनी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव बाय द एम्प्लॉय बाय द एसएससी। मान लो उसको एम्प्लॉयर ने 10,000 रुपए दी एज अ हाउस रेंट अलाउंस, तो सबसे पहला तो हो जाएगा वो 10,000 रुपए कि आपको मिनिमम वो 10,000 तक आपको छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेस ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर ओवर 10% ऑफ सैलरी ड्यू टू हिम फॉर द रेलेवेंट पीरियड। मतलब कि जितना एक्चुअल रेंट पे किया, मतलब मान लो 50,000 उसने रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ सैलरी, माइनस जो उसने सैलरी उसकी मान लो 60,000 70,000 उसका 10% माइनस करो, जो एक्सेस अमाउंट आई है उसका उसको एग्जाम्पशन मिल जाता है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सी पार्ट आता है, इफ द एकोमोडेशन इज सिचुएटेड एट मुंबई कोलकाता दिल्ली एंड चेन्नई, ठीक है, इसको एब्रीविएशन याद कर लो, MKDC। अगर आप मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई में रह रहे हैं तो आपको 50% आपकी सैलरी क्या होगी, एग्जेम्प्टेड होगी, ठीक है। और अगर आप इसके अलावा इन चारों जगहों के अलावा कहीं और रह रहे हो, किसी और प्लेस में सिचुएटेड हो इंडिया के अंदर, तो आपको 40% सैलरी एग्जेम्प्टेड होगी। तो आप इन तीनों की कैलकुलेशन करेंगे, जो अमाउंट सबसे मिनिमम निकल के आएगा, सबसे लीस्ट निकल के आएगा, उतनी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी अपनी सैलरी हेड में, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ एम्प्लॉय living in his own house and getting HRA or living in a house for which he is not paying any rent, full amount of HRA is taxable। मान लो कोई बंदा अपने ही घर में रह रहा है, ठीक है, अगर वो अपने घर में रह रहे हैं तो उस और अगर वो किसी और के घर में रह रहा है, रेंट पे नहीं कर रहा है, तो आपको जो भी फुल अमाउंट HRA का मिला है वो पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, वो पूरा आपका HRA टैक्सेबल जाएगा, ठीक है।
देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या है इसमें। इन दिस रूल सैलरी इंक्लूड्स डीएनएस अलाउंस if the terms of the employment so provided. It should be also included in the commission based on a fixed percentage of turnover but exclude all other allowances, perquisites and bonus. क्या कह रहे हैं, जब आप ये वाली एचआरए की कैलकुलेशन करते हो तो आप सैलरी में क्या इंक्लूड करते हैं, अपना डीएनएस अलाउंस। और अगर आपको डीएनएस अलाउंस किसकी टर्म्स में गिवन है, एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में गिवन है। मैंने अभी पहले ही बताया था डीएनएस अलाउंस कई बार आपको एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में गिवन होता है। अगर वो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में इंक्लूड है तो वो एचआरए की कैलकुलेशन में जब आप बेसिक सैलरी कैलकुलेट करते हैं, मैंने बताया था 10% ऑफ सैलरी हम माइनस करते हैं, उसके लिए आपको सैलरी अपनी क्रिएट करनी पड़ती है। आप ये नहीं है पूरी सैलरी लेके जाएंगे, उसमें हम बेसिक सैलरी बनाते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड, उसमें और क्या आता है, कमीशन। अगर वो किस पर है, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, बता दिया है कि 10% ऑफ टर्नओवर पे है आपको इतना कमीशन मिल रहा है, तो वो इसमें इंक्लूड होगी। बट एक्सक्लूड, मगर ये एक्सक्लूड कर देता है सारे अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, अगर बोनस उसको मिला है। तो जब आप एचआरए की कैलकुलेशन के लिए सैलरी निकालते हैं तो उसमें आप डीएनएस अलाउंस करते हैं अगर वो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिवन है। उसमें आप कमीशन इंक्लूड करते हैं अगर वो फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर के बेसिस में गिवन है। और जितने भी आपको अदर अलाउंसेस, परक्यूजेस, बोनस मिले हैं वो हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, तब हम 10% ऑफ सैलरी निकालते हैं। नेक्स्ट देखो, रेलेवेंट पीरियड मीन्स द पीरियड ड्यूरिंग विच ही द सेड एकोमोडेशन वॉज ऑक्यूपाइड बाय असेसिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। रेलेवेंट ईयर का मतलब है वो पिछला ईयर जिसमें वो उस घर में रह रहा था। इट मीन्स दैट द सैलरी ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच रेंटेड अकोमोडेशन इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉय विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, इट मीन्स जो सैलरी उसको रेंटेड अकोमोडेशन इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉय विच इज एक्सक्लूडेड, जिसमें जो करंट प्रीवियस ईयर रहा है जिसमें वो ऑक्यूपाई रहा है किसी जगह में, वो वाला ईयर आपको रिलेवेंट पीरियड लेके चलना है। अब एचआरए में क्या होता है, एम्प्लॉय हु इज रिसाइडिंग इज ओन ओन हाउस, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय हु इज पेइंग, इसका कुछ बाइफिकेशन है। अगर वो अपने खुद के घर में रह रहे हैं तो क्या होता है, हाउस और इन वेयर ही डज नॉट पे एनी रेंट एंटायर एचआरए इज टैक्सेबल। जितना भी उसने एम्प्लॉयर ने उसको एचआरए दिया है, मैंने बताया था ना 10,000 एचआरए दिया है, अगर वो अपने खुद के घर में रह रहा है और कोई रेंट पे नहीं कर रहा है, अगर किसी और के घर में रह रहा है तो पूरा का पूरा 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय पेइंग रेंट फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, अगर मान लो वो किसी के यहाँ किराए पे रह रहे हैं, तब क्या होगा, जो मैंने अभी बताया था, इन तीन चीजों का लीस्ट। ठीक है, या तो एचआरए रिसीव्स का, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इस 10 ये सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है मैंने आपको बता दिया। या फिर 40% ऑफ सैलरी, यहाँ पर भी वही वाली सैलरी इंक्लूड होगी। या फिर 50% ऑफ सैलरी अगर वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में रह रहे हैं। ठीक है, इन तीनों में से जो लीस्ट होगा वो उतना एचआरए उसका माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस के ऊपर। इट इज एन अलाउंस गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। इट इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन द इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 15। आपको पता है चार्जिंग सेक्शन सैलरी का सेक्शन 15 होता है, उसके अंदर पहले तो एंटरटेनमेंट अलाउंस हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बाद में इसको डिडक्शन मिलती है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अंडर सेक्शन 16(2). मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बताई है, तीन है। ठीक है, एक तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, दूसरी आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। और ये अलाउंस किसको मिलता है, इसकी डिडक्शन किसको मिलती है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल अलाउंस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्पेशल अलाउंस का मतलब क्या है। स्पेशल अलाउंस फॉर मीटिंग द सर्टेन एक्सपेंडिचर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। स्पेशल अलाउंस विच आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम under the head of salaries have been notified by central government. There should be two types of special allowance. They are, दो तरीके के स्पेशल अलाउंस होते हैं। ठीक है, कुछ एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए बनाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इनमें एग्जेम्पशन मिलती है सैलरी के टाइप पे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किए होते हैं। दोज विच आर एक्सक्लूसिवली टू बी इनकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, दीज आर एग्जेम्प्टेड टू द एक्सटेंट एक्चुअली स्पेंड। ये वो खर्चे, ये वो वाली चीजें हैं जो कि आपने ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम जो आपको खर्चे हुए थे। ठीक है, जितना आपने एक्चुअली स्पेंड किया है उतनी आपको टोटल एग्जेम्पशन मिल जाती है। या फिर दोज विच आर नॉट विच आर मीट टू पर्सनल एक्सपेंसिस, दीज एग्जेम्प्ट अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट। या फिर जो आपने अपने खुद के, दोज विच आर मीट दी पर्सनल एक्सपेंसेस, आपके खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस अगर कुछ हो रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफाइड लिमिट तक एग्जम्पशन मिलती है। ये है आपकी स्पेशल अलाउंस। ठीक है, अभी क्या है, थ्योरी है, जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगी। दोज विच आर एक्सक्लूसिवली टू बी इनकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ सेक्शन ऑफ हिज ऑफिस सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। जब उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी है उस टाइम पे
जो उसके कुछ खर्चे हो रहे हैं परफॉर्मेंस करते टाइम। स्पेशल अलाउंस विच इज ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंसेस पूरे होल necessary exclusively incurred in the performance of duty of an office will be exempted from tax। ड्यूटी करते टाइम जितने भी आपको एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो आपको फुली एग्जेम्प्ट मिल जाते हैं, टू द एक्सटेंट विच सच एक्सपेंसेस आर एक्चुअली इंकर्ड फॉर द पर्पस एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सारे खर्चे जो एक्चुअली में होने थे, पर्पस था उनका, काम के लिए जरूरत पड़ रही थी, और जितनी लिमिट तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर बोला हुआ है उतनी ही आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है। द फॉलोइंग स्पेशल अलाउंसेस हैव बीन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 ए 14 फर्स्ट। तो इसके अंदर है स्पेशल अलाउंसेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस। Allowance granted to meet the cost of travel on tour or transfer. The cost of travel or transfer include any sum paid in connection with the transfer, packaging and transportation of personal efforts on such transfer। मान लो किसी एम्प्लॉय का यहाँ इधर से उधर ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो या फिर कहीं टूर पे बेच दिया, तो जो उसका खर्चा होता है इधर उधर जाने की जो कॉस्ट लगती है उसका उसे अलाउंस मिलता है, ठीक है। और कुछ हद तक जितना गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है उसको उतनी एग्जम्पशन मिल जाती है। वहीं पर आपका डेली अलाउंस होता है। एनी अलाउंस ग्रांटेड फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी और टूर और ट्रांसफर टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इंक्लूडेड बाय एन एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। जो उसको रोजाना के मतलब जर्नी के टाइम पे ऑर्डिनरी डेली चार्जेस जो उसको लग रहे हैं वो इंक्लूड होते हैं। वहीं पर कन्वीनियंस अलाउंस इज ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कन्वीनियंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट। कोई ऐसे खर्चे जो कि उसको ड्यूटी के काम को परफॉर्म करने पे लग रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में प्रॉफिट कमाने पे लग रहे हैं, वो सारे अलाउंसेस। हेल्पर अलाउंस होता है, एकेडमिक अलाउंस होता है, यूनिफॉर्म अलाउंसेस होता है। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द परचेज ऑफ और मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म ऑफ वियर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी। जो अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं उस पे जो खर्चे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि जितना गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया होता है उतनी उनको एग्जाम्पशन मिल जाती है। एकेडमिक अलाउंस एनी अलाउंस ग्रांटेड फॉर इंकरेजिंग द एकेडमिक रिसर्च एंड अदर प्रोफेशन, ठीक है। अगर कोई एकेडमिक चीजों में उसको एनकरेज करने के लिए कोई खर्चा कर रहा है, रिसर्च पे खर्चा कर रहा है, यहाँ पर वो वाले अलाउंसेस है। हेल्पर अलाउंस एली अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इंकर्ड और हेल्पर सच एज हेल्पर इन एंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। जो भी हेल्प करने में, परफॉर्मेंस ड्यूटी में, ऑफिशियल ड्यूटी में काम पे खर्चे होते हैं वो सारे हेल्पर अलाउंस होते हैं। तो ये हैं आपके कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ अलाउंसेस जिसमें क्या होती है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या होती है, एग्जाम्पशंस मिलती है जितना गवर्नमेंट उसमें नोटिफाई कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर आपका नेक्स्ट है, ये वो है पर्सनल स्पेशल अलाउंस है जो पर्सनल एक्सपेंसेस है। अब आपकी जो पर्सनल एक्सपेंसेस होती है, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू assessee either to meet his personal expense at a place where their duty or of his office ordinary performed by him or at a place where he ordinarily reside or to compensate him for increased cost of living will be exempted from tax to the extent notified by the central government। क्या होता है कि कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो कि उसके खुद के पर्सनल खर्चे होते हैं, ठीक है। उसके कुछ पर्सनल खर्चे होते हैं, उनको भी कंपनसेट किया जाता है, उनपे भी उनको एग्जाम्पशन मिलती है जितनी गवर्नमेंट ने बताई हुई है, ठीक है। सबसे पहले आता है स्पेशल कंपनसेटरी। अब इसमें क्या आता है आपका, अगर कोई ट्रिबल एरिया में रह रहा है, थोड़ा पिछड़े एरिया में रह रहे हैं, तो वहां पर आपको एग्जाम्पशन मिलती है @200 पर मंथ। अगर आप मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रहते हैं तो ये आपको एग्जाम्पशन मिलती है 200 रुपए पर मंथ की, ठीक है। दूसरा अलाउंस है एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Any allowance granted to an employee working in any transport system to meet his personal expenditure during his duty performed in course of running of such transfer from one place to another is exempted in the whole of India up to 70% of allowances or 10,000 per month whichever is less। कोई मान लो कोई इंसान ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो उसके कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर हो जाते हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है इंडिया के अंदर, तो या तो उसको क्या एग्जाम्पशन मिलती है, या तो 70% ऑफ सच अलाउंस या फिर 10,000 रुपए पर मंथ। इस दोनों में से जो भी लेस होगा उतनी उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एन exempt in the whole of India ₹10 per month per child up to maximum of 2 child। आपके अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो दोनों की 100 रुपए क्या होगी, फीस एग्जेम्प्टेड होगी। अगर वहीं पे आपके 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो ये नहीं है कि अगर 3 है तो तीनों की हो जाएगी, सिर्फ 2 बच्चों की होगी, वो भी कितने, 100 रुपए पर मंथ, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका इसके जैसा ही चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। ठीक है, याद रखना कि आपके एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपए पर मंथ, 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम। वहीं पे चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस में आपको एग्जाम्पशन मिलती है हॉस्टल एक्सपेंडिचर की अपने चाइल्ड की, इंडिया में वो कहीं भी रह रहा हो, 300 रुपए पर मंथ अप टू 2 चिल्ड्रन। 300 एक एक बच्चे का 300 और ये नहीं है कि मान लो आपका एक ही बच्चा है। ठीक है, तो आप ये नहीं है कि आप दो 100 करके 200 रुपए की एग्जाम्पशन ले लो कि करे दो होते तो भी तो 200 लगते, नहीं, एक है तो खाली 100 रुपए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में। और अगर हॉस्टल में है एक ही बच्चा है तो खाली 300 रुपए एग्जाम्प्ट होंगे, आपको 600 नहीं मिलेंगे। ठीक है, 600 तभी होंगे 300 जब 2 बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब आते हैं हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आपका क्या आता है, एक मिनट में आपको शो करती हूँ। द ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय और employer to employ by whatever name it is called to compensate them for the cost incurred on account for commuting between the place of residence and place of duty which is exempt subject to 1600 रुपए पर मंथ, नो एग्जेम्पशन विद इफेक्ट टू असेसमेंट ईयर 2019 to 2020। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को, गवर्नमेंट भी अपने एम्प्लॉयज को देती है जब वो अपने घर से ड्यूटी तक जाते हैं। तो 1600 रुपए पर मंथ मिलता था। नो एग्जेम्पशन विद इफेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 2019-20। अब जो असेसमेंट ईयर 2019 से 2020 तक कोई भी एग्जेम्पशन अब इसमें नहीं मिलती है। ठीक है, हाउएवर इफ एम्प्लॉय इज ब्लाइंड, ठीक है, या फिर वो उसके पैरों में कोई दिक्कत है, हैंडीकैप्ड है या डिसेबिलिटी है, तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस उसकी कितना एग्जेम्प्टेड है, 3200 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो वो 3200 पर मंथ उसका एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट देखो, अंडरग्राउंड अलाउंस। इसके अंदर क्या होता है, इट इज अ ग्रांट टू एन एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन कोई ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन जो कि अननेचुरल है, खतरनाक है, माइल्स के अंदर कर रहा है, तो उसको 800 रुपए पर मंथ तक उसको क्या मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है। वहीं पे कंपनसेटरी फील्ड एयर एरिया अलाउंस भी मिलता है, कितना, 2600 पर मंथ। कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस एग्जेम्प्टेड अप टू 1000 पर मंथ। काउंटर इंश्योरेंसी अलाउंस अप टू 3900 पर मंथ। कुछ ये इस तरीके के अलाउंसेस हैं, मगर अगर आप जब क्वेश्चंस करते हैं तो इतने इस तरीके के अलाउंस नहीं आते जो हमने ऊपर पढ़े हैं, वही कॉमन अलाउंसेस आते हैं आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, मगर अगर आपको कोई जब एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें वो आपसे कोई भी मतलब वो आपने देखा होगा कि एग्जाम पैटर्न इतना टफ होता है कि वो अंदर से कहीं से भी कोई भी अलाउंस निकाल लेते हैं। तो आपको ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप इनको रिवाइज कर लेना किसमें कितना पूछते हैं। अब आता है आपका हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। हाई एल्टीट्यूड में जो रहते हैं ना, हाई एल्टीट्यूड एरिया में रहते हैं, कहाँ से, 9000 से 15000 फीट तक, उनको 1060 तक की पर मंथ की क्या मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है। और कोई अबव 15,000 फीट में रह रहा है उसका 1600 पर मंथ मिलता है। हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस उसको 4200 पर मंथ। और कोई आइलैंड ड्यूटी अलाउंस भी मिलती है 3250 पर मंथ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे इंटरेस्टिंग जो कि है फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। कि फुली, अब हमने पार्शली वाले सारे पढ़ लिए हैं, अब हम फुली वाले पढ़ेंगे कि फुली आपको क्या क्या है जो पूरी तरीके से आपकी एग्जेम्पशन मिलती है आपको। ठीक है, जो आपके टेक्स्ट में आपके क्या होते हैं, नहीं इंक्लूड होते हैं। Full foreign allowance. This allowance is usually paid by government to an Indian citizen outside the India for rendering services abroad. मतलब मान लो इंडिया को कोई बंदा है, आउटसाइड गया हुआ है अपनी सर्विस प्रोवाइड करने आने के लिए, तो गवर्नमेंट उसको फॉरेन अलाउंस देता है। ये क्या है, नॉट टैक्सेबल एट ऑल, कि कहीं भी टैक्सेबल नहीं होता है। दीज आर सेवरल टाइप्स ऑफ फॉरेन अलाउंस, जैसे ओवरसीज अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कार अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एक्सेट्रा। These exemption is not available to a non-government employee and those who are not a citizen in India. ये मिलती एग्जाम्पशन किसको है, खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, या फिर जो कि, और उनको नहीं मिलेगी जो इंडिया के सिटीजन नहीं है। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट आते हैं हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं वो फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं टैक्स से। ठीक है, उनकी उनको मिलने वाली जो भी चीजें होती हैं, उनको जो आप अलाउंसेस पे कर रहे हैं वो फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं। वहीं पे अलाउंसेस फॉर यूएनओ, ठीक है, आपके यूएनओ से जो आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, जिन भी किसी लोगों को, किन्हीं भी मतलब जो भी एम्प्लॉय हैं, वो भी क्या होते हैं, आपके फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं। ठीक है, appeared in allowance is a paid for the purpose of use of hostel, boarding, loading facility to an employee. Any surplus acquiring to him from his such allowance is exempted from tax. ठीक है, कोई भी अगर वो हॉस्टल, बोर्डिंग, लोडिंग फैसिलिटीज में अगर काम कर रहा है,
ठीक है, उसके लिए पे किया जाता है, ये भी फुली एग्जेम्प्टेड है। ये आपको एज इट इज वर्ड गिवन होते हैं कि हमारे यूएनओ को अलाउंस मिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो आपके फुली एग्जेम्प्टेड है, वो आपको इंक्लूड ही नहीं करने जब आप अपनी सैलरी हेड में टैक्सेबल इनकम निकाल रहे होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, अलाउंसेस के साथ कंपनी वाले लोगों को ना पर्क्यूसिट्स भी देते हैं। वो सारे बेनिफिट्स है जो कि सैलरी के अदर देन सैलरी, एडिशनल टू सैलरी और वेजेस दिए जाते हैं। ये क्या होता है, पर्सनल एडवांटेजेस होते हैं जिनको आप मनी की टर्म्स में मेजर्स कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हम कल पढ़ेंगे। आज मैंने आपको बताया कि क्या अलाउंसेस हैं जो आपके फुली, पार्शली और या फुली एग्जेम्प्टेड है। कल हम पढ़ेंगे ये कुछ बहुत सारे प्रिक्विजिट्स हैं जो कि मिलते हैं। देन उसके बाद हम करेंगे हमारी सैलरी हेड की कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको फिर मैं ये आपको दिखा देती हूँ, ये सारे हैं परक्यूजिट्स जो कि उसको मिलती है। मान लो उसको कार मिल रही है, घर से कंप्यूटर मिल रहा है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज दी जा रही है, गैस प्रोवाइड कराई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो परक्यूजिट्स होते हैं, इनके कितनी इनमें एग्जेम्पशन होती है, गिफ्ट होता है। बाकी हमें प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी पढ़ना है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन जब आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।